Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us get started with class 10th history series, and for today our topic is the making of nationalism in Europe. During the earlier video lecture we have learned about the rise of the Napoleon and what were the reformative measures initiated by the Napoleon and what was the impact of those reformative measures on the French society or on the European society. So now let us get started the today's video lecture. The making of nationalism in Europe. कि ये जो नेशनलिज्म फाइनली इमर्ज होता है यूरोप में किस तरह से होता है और क्या पहले नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यूरोप में थे या नहीं थे, वही कुछ हमने आज इस वाले वीडियो लेक्चर में समझना है। कि जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था, कहा जाता है कि यूरोपियन कंटिनेंट में जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था, यूरोपियन कंटिनेंट था, कहा जाता है कि देयर वाज ए नो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। वहां पर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था ही नहीं। जब वहां पर कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था ही नहीं, इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट नहीं होगा। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, सो एज वेल देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। यहां पर हमें कहा जाता है कि व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, जिन्हें हम आज के नाम से जर्मनी जानते हैं। हम जर्मनी टुडे इज ए नेशन स्टेट, इटली टुडे इज ए नेशन स्टेट, स्विट्जरलैंड टुडे इज ए नेशन स्टेट। लेकिन ओरिजिनली ये डिवाइडेड थे किंगडम्स में, डचीज में और कैंटोन्स में। यहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे, इनकी ये एटोनॉमस टेरिटरीज कहलाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेशन स्टेट नहीं थी, लेकिन इन रूलर्स की एटोनॉमस टेरिटरीज थी जिन पर रूलर्स रूल करते थे। एक बार हम फिर समझने की कोशिश करते हैं कि जिन टेरिटरीज को, जिन नेशन स्टेट्स को आज जर्मनी के नाम से जानते हैं, इटली के नाम से जानते हैं, या स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, या किसी और कंट्री के नाम से जानते हैं, अर्लियल ये पहले एटोनॉमस रीजन्स हुआ करते थे, एटोनॉमस टेरिटरीज हुआ करते थे। जो डायनास्टिक रूलर्स थे उन्होंने ये अपने किंगडम्स में उन्होंने बांटा हुआ होता था, या कैंटोन्स में बांटा हुआ होता था, या डचीज में बांटा हुआ होता था। कैंटोन्स का मतलब भी है और डचीज का मतलब भी है प्रोविंसेस या स्टेट, जिसे हम टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिखाई है कि अगर आपको समझना है कि किस तरह का सिस्टम था बिफोर द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इमर्जेड, तो इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है कि एग्जाम्पल ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर। जो ये हैब्सबर्ग एम्पायर था, इसके हमने एग्जाम्पल समझने हैं, तो हमें खुद ही समझ आएगा जो सिस्टम ऑफ यूरोपियन सोसाइटी था, जो सिस्टम ऑफ यूरोपियन रिजीम था, वो किस तरह से चल रहा था। Rulers over Austrian and Hungary was a patchwork of many different regions and people. कि जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के जो रूलर्स थे, वहां पर जो रूल कर रहे थे, उनके अंदर जो टेरिटरीज थी, एक्चुअली दीज टेरिटरीज, इट वाज अ पैचवर्क, इट वाज अ फ्रेगमेंटेशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारे रीजन्स का बना हुआ था, या इनकी जो टेरिटरीज थी, इनमें से बहुत सारे लोग हुआ करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि लोग बहुत सारे रीजन्स के हुआ करते थे, बहुत सारी इथनिसिटीज की हुआ करते थे, बहुत सारी कल्चर से बिलोंग होते थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनकी होती। इसका मतलब ये था कि कॉमन आइडेंटिटी मिसिंग थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, ये जो हाई अल्टीट्यूड जो है यूरोपियन कंटिनेंट में, फॉर एग्जांपल टाइरोल, ऑस्ट्रिया एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रेडोमिनेंटली जर्मन स्पीकर्स। और ये जो हाई अल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ द यूरोपियन कंटिनेंट थे, यहाँ पर जो प्रेडोमिनेंट सोसाइटी थी, प्रेडोमिनेंट क्लास था, ये थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज थी ये जर्मन स्पीकर्स थी। इनकी लैंग्वेज क्या थी? जर्मन स्पीकर्स। यहां पर आप फिलहाल के लिए इनकी लैंग्वेज क्या थी? जर्मन स्पीकर्स। इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लैम्बोर्डी, वेनेटिया। तो यहां पर और भी बाकी जो रीजन्स के लोग थे, या बाकी इथनिसिटीज के लोग थे, या बाकी डाइवर्स लोग थे। यहां पर एक डाइवर्सिटी है, इनकी लैंग्वेज है जर्मन, और यहां पर दूसरी डाइवर्सिटी है, इनकी लैंग्वेज है इटालियन। इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी ही हमें दिख रही है, हमें यहां पर कॉमननेस नहीं दिख रही है। In Hungary, half of the population spoke Magyar, other half spoke a variety of dialects. अगर हम हंगरी की बात करते हैं तब की, तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो हाफ पॉपुलेशन थी उनकी लैंग्वेज थी मैगियार, लेकिन जो बाकी हाफ पॉपुलेशन थी उनकी डिफरेंट डायलेक्ट्स थी। इसका मतलब ये था कि डायलेक्टल वेरिएशन था। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कलेक्टिव आइडेंटिटी में पढ़ा था ये
कि वहां पर कलेक्टिव आइडेंटिटी खड़ा करने के लिए डिस्करेज किए गए रीजनल डायलेक्ट्स, लेकिन यहां पर रीजनल डायलेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल के लिए हमें दिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं फिलहाल के लिए यहां पर कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी सपोक पोलिश, जो गैलिशिया एक रीजन था, यहां पर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था इनकी और एक अलग लैंग्वेज थी, पोलिश मीन्स पोलैंड से, पोलैंड की जो लैंग्वेज है पोलिश, वही इनकी लैंग्वेज यहां पर थी। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पॉपुलेशन। और इसके बाद, इस पूरी डाइवर्सिटी के बाद, इन तीनों डाइवर्सिटीज के बाद या इस पूरी डाइवर्सिटी के बाद और बाकी जो लोग वहां पर रहते थे, देयर was a huge mass of peasantry population, वो peasants थे, वो काश्तकार थे, वो कल्टीवेशन कर रहे थे, और उनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। तो यहां पर हम समझते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहां पर हम समझते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, दैट इज टोटली मिसिंग बिकॉज द पीपल आर हैविंग ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज एज वेल एज यहां पर जो रूलर्स हैं उनके यहां पर किंगडम्स हैं, उनके यहां पर नेशन स्टेट्स नहीं है। तो अब हमने समझना है वहां पर एक क्लास है, उसे कहते हैं हम एरिस्टोक्रेटिक क्लास और न्यू मिडिल क्लास। ये क्या है, इस वाली टॉपिक में या इस वाली स्टोरी में हमने क्या समझना है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ये जो रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास ऑफ द कंटिनेंट। अब हमें यूरोपियन कंटिनेंट की इंट्रोडक्शन दी जाती है कि ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, इलीट कम्युनिटी जो यूरोपियन सोसाइटी की थी, वही सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास माना जाता था पूरे यूरोपियन कंटिनेंट में। ये मतलब कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था ये एक इलीट कम्युनिटी थी, और इसी इलीट कम्युनिटी ने पूरे कंटिनेंट को डोमिनेट किया हुआ था। किस तरह से, अब हम इस एरिस्टोक्रेटिक क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज they were united by a common way that cut across regional divisions। यहां पर हमने अभी समझा कि बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस हमने समझी, लेकिन ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, इन स्पाइट ऑफ रीजनल डाइवर्सिटीज, इन्होंने खुद को यूनाइटेड रखा हुआ था। इसका मतलब है कि बाय देयर वे ऑफ लाइफ, इनका जो रहने सहने का तरीका था, इनका जो उठने बैठने का तरीका था, इनकी जो रिलेशंस थी, उस पर रीजनल बैरियर्स असर नहीं डालती थी। इन्होंने खुद की कम्युनिटी को एक आला मुकाम दिया हुआ था पूरे कंटिनेंट में, अगरचे ये डिफरेंट रीजन्स में रहा करते थे। पहला पॉइंट हमें अंडरस्टैंड हुआ, दे ओनड स्टेट इन द कंट्री साइड एज वेल एज इन द टाउन हाउसेस। इसका मतलब हुआ कि इनकी जमीनें थी, इनकी प्रॉपर्टी थी, रूरल एरियाज में भी इनकी प्रॉपर्टी थी क्योंकि एलीट कम्युनिटी थी ये, और एज वेल एज जो टाउन्स थे वहां पर भी इनकी जमीनें थी, वहां पर भी इनकी प्रॉपर्टी थी। They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये था कि इन द वे ऑफ देयर कम्युनिकेशन, जब इनको कम्युनिकेशन करनी होती थी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, ये फ्रेंच लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ जब इनको अपनी इलीट फैमिलीज से बात करनी होगी या अपनी सोसाइटी में जब ये या साथ ही साथ अपनी सोसाइटी में इंटरैक्शन इनको करनी होती थी, कम्युनिकेशन करनी होती थी, तो ये उस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करने से इन्होंने खुद को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी हुई थी, इन्होंने खुद को एक अलग सी पहचान दी हुई होती थी। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। लेकिन अब यह भी मसला है कि रीजनल बैरियर्स इन पर असर क्यों नहीं डालती थी। एक्चुअली इन्होंने खुद को जोड़ा हुआ था मैरिज टाइज से। ये शादियां अपने खानदान या हम कहेंगे एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बाहर नहीं करते थे, अगरचे रीजनल डाइवर्सिटीज भी थी, लेकिन रीजनल डाइवर्सिटीज के बगैर भी इन्होंने खुद की आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए मैरिज टाइज को बरकरार रखा था अपने ही एरिस्टोक्रेटिक क्लास में। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक क्लास वाज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो ग्रुप था, ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी यूरोपियन सोसाइटी में या यूरोपियन कंटिनेंट में। एक बार हम फिर समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये जो रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, ये एक डोमिनेंट क्लास था, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास ऑफ यूरोप था। कैसे ये डोमिनेंट क्लास था? क्योंकि इन्होंने खुद को जोड़ा हुआ था, अगरचे रीजनल डिविजन्स जो वहां पर थी, जो हमने इस वाले टॉपिक में पढ़े, ये इन पर इफेक्ट नहीं करता था।
इनके पास ज़मीनें थी रूरल एरियाज़ में भी, और बाकी जो अर्बन एरियाज़ थी वहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। इनकी लैंग्वेज फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी, ये फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। या अगर इनको अपनी सोसाइटी में ही बात करनी होती थी, अपनी इस एलीट कम्युनिटी में ही कम्युनिकेशन करनी होती थी, या अपनी एलीट कम्युनिटी के साथ ही कम्युनिकेशन करनी होती थी, तो ये उस वक्त भी फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो फैमिलीज होती थी ये आपस में एक दूसरे को मैरिज टाइज के जरिए अपनी इस एलीट कम्युनिटी को बरकरार रखते थे। और ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, इनकी जो पॉपुलेशन थी, इनका जो रेशियो था पूरे यूरोप में, इट वाज वेरी स्मॉल। इस ग्रुप की पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर मेजॉरिटी में कौन थे यूरोपियन कंटिनेंट में? The majority of the population was made of peasantry। ये जो peasantry थी, ये जो peasants थे, ये ज्यादा पॉपुलेशन थी पूरे कंटिनेंट की। अगर हम कहेंगे टू द वेस्ट, बल्क ऑफ लैंड वाज फॉर्मड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। जो वेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंटिनेंट था, वहाँ पर जो ज़मीन कल्टिवेट की जाती थी टेनेंट्स के ज़रिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे उनके घरों में या उनके फील्ड्स में वो काम करते थे, और कुछ स्मॉल पीजेंट्स थे वहाँ पर। वाइल इन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल रीजन दैट पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेस्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय द सर्पस। लेकिन अगर हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंटिनेंट या सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंटिनेंट जाते हैं, तो वहां पर जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था, वहां पर बिग लैंड होल्डिंग थी, वहां पर बिग लैंड लॉर्ड्स थे। लेकिन उन लैंड लॉर्ड्स, वहां पर बिग लैंड लॉर्ड्स, लेकिन उनकी जमीनों पर जो सर्फस होते हैं रियल डिव्स कलेक्ट किए जाते थे, और वो जो सर्फस थे वो उनकी ज़मीनों पर कल्टीवेशन करते थे, काश्तकारी करते थे। इस तरह से सिस्टम था। पीजेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो पीजेंट्री पॉपुलेशन थी ये पावरफुल पॉपुलेशन नहीं थी। इन्होंने खुद के टाइज को बरकरार नहीं रखा था। अगरचे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इनको एज ए टेनेंट्स इस्तेमाल करते थे जो बाकी लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या समझा? तो हमने समझा कि ओरिजिनली इन द यूरोपियन कंटिनेंट देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, एंड जब वहां पर कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म नहीं था तो वहां पर कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट भी नहीं था। तो यहां पर कहा जाता है कि जिन टेरिटरीज को या जिन कंट्रीज को हम नेशन स्टेट्स के नाम से जानते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फॉर एग्जांपल इटली एंड स्विट्जरलैंड, ओरिजिनली ये डिवाइडेड थे इनटू किंगडम्स, डिफरेंट डचीज या डिफरेंट कैंटोन्स में जो ऑटोनोमस रूलर्स थे उनकी टेरिटरीज ये थी। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दी गई है हब्सबर्ग एम्पायर की। हब्सबर्ग एम्पायर जो था ये रूल कर रहा था एक वास्ट टेरिटरी पर, और जो वास्ट टेरिटरी वहाँ पर कॉमननेस नहीं थी, वहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज थी। वहाँ पर जो लोग होते थे वो डिफरेंट रीजन्स के होते थे और डिफरेंट एथनिसिटीज़ के होते थे। और कहा जाता है जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज ऑफ टायरोल है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, वायर द एरिस्टोक्रेसी जो था ये प्रीडोमिनेंटली एक प्रीडोमिनेंट क्लास होता था। इनकी जो लैंग्वेज थी जर्मन स्पीकर्स थे ये, और साथ ही साथ जो इटालियन स्पीकर्स प्रोविंस ऑफ लैम्बार्ड एंड वेनेटिया यहाँ पर थे। और हंगरी में जो कहा जाता है कि जो हंगरी में जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन थी ये मैगियार स्पीक करते थे, और बाकी जो हाफ ऑफ थी उनके डिफरेंट डायलेक्टिकल वेरिएशंस थी। और साथ ही साथ जो गैलिशिया है यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था इनकी लैंग्वेज थी पोलिश। इस सब कहानी से हमें यह समझना है कि वहाँ पर कॉमननेस नहीं थी, वहाँ पर यूनिटी नहीं थी, वहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, वहाँ पर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज थी। और इस सब के चलते हुए वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसके बाद हमें समझाई जाती है जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास, एक्चुअली ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था ये सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप था कंटिनेंट में। क्यों था डोमिनेंट ग्रुप? क्योंकि इन्होंने खुद की आइडेंटिटी को कायम करके रखा था, यूनाइटेड रखा था, क्योंकि रीजनल बैरियर्स जो थे, रीजनल डिविजन्स जो थे ये इन पर असर नहीं करते थे। उनके पास ज़मीनें थी, इनके पास प्रॉपर्टी थी, बोथ इन द कंट्री साइड एंड बोथ इन द अर्बन एरियाज, इन द टाउन हाउसेस। और ये फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिप्लोमेसी, और फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन विद इन देयर ओन कम्युनिटी। इनकी जो फैमिलीज होती थी वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे वाया मैरिज। लेकिन ये जो पावरफुल क्लास अगरचे ये था, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, इनका रेशियो बहुत कम था यूरोपियन कंटिनेंट में। और वहाँ पर अब मेजॉरिटी में पीजेंट्री क्लास जो था ये यूरोपियन कंटिनेंट में मेजॉरिटी में था। टू द वेस्ट कहा जाता है कि जो बल्क ऑफ जो वेस्ट यूरोपियन कंटिनेंट है
जो वहाँ की ज़मीन जो थी, वहाँ की जो ज़मीन जो थी वो कल्टीवेट की जाती थी। जो टेनेंट्स होते थे, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे, उनकी ज़मीनों पर वो काम करते थे। ये वाले पीजेंट्स और स्मॉल ओनर्स भी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल रीजन जो होता था, वहाँ का जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था, वहाँ पर बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, वहाँ पर बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। लेकिन उन पर जो कल्टिवेशन करने वाले थे, उन पर जो काश्तकारी करने वाले थे, वो सर्फस थे। तो ये कुछ हमने समझा आज के वीडियो लेक्चर में।